नमस्कार। इंतज़ार आपका समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं निर्मला उपन्यास जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। उसको आगे जानते हैं कि फिर निर्मला का कैसे वो आगे का उसका भाग्य चला और आगे उसने क्या क्या पाया। चलिए आगे उसके हम पढ़ते हैं कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा जो नाटक है उपन्यास है, उसका आगे का भाग। कल हमने जैसा कहा था आप लोगों से, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपने किसी ने भी हमें अपने विचारों से अवगत नहीं कराया। चलो खैर, आगे का भाग हम पढ़ते हैं कि अब देखते हैं कि उसके शादी की तैयारी चल रही है। तो कैसी तैयारी है? बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार की हथौड़ी और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइयाँ बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया। मेहमानों के लिए अलग ही एक मकान ठीक किया गया। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तस्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने का एक अच्छा अवसर उन्हें बहुत दिनों बाद मिला। जहाँ एक आदमी को जाना होता 5 दौड़ते, काम काम कम होता, हुल्लड़ अधिक। जरा सी बात घंटों तक तर्क वितर्क होता और अंत में वकील साहब का आकर निर्णय करना पड़ता। यह कहता यह घी खराब है, दूसरा कहता इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं, तीसरा कहता इसमें तो हीक आती है, चौथा कहता तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है या सुलझाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानु लाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्रायः रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौएं सिकोड़े हुए खड़ी थी, जो उसकी पत्नी है ना। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1,00,000 नौबत आ जाए। उदय भानु क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन थोड़े। फिर जब मुझसे दहेज एक पाई नहीं लेते तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बरातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मैसर नहीं, वह बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं है, साबुन टके सेर का जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनमासी की जगह हवादार नहीं है। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं। उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा? अगर यह मौका ना मिला तो कोई और ऐब निकाल जाएंगे। भाई यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहा नहीं, यमदूत हैं, जब देखिए सिर पर सवार। लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जन्माशा क्या है, अभागे का भाग है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूँगी कि बरातियों की नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो? कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो, मैं 5,000 से अधिक खर्च न करूँगा।
घर में तो टका नहीं है, खर्च का भरोसा ठहरा। तो इतना खर्च क्यों लो? जिंदगी में आधा ना हो, आखिर मेरे और भी बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु: तो आज मैं मरा जाता हूँ, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। कल्याणी: इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं, मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होके थोड़ी ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखों देखती हूँ, बाप कांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरें खाते फिरते, आदमी ऐसा काम ही क्या करे? उदय भानु ने जलकर कहा। तो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए हैं, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग ने स्त्रियों का जी उगते नहीं सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई। रड़ापे में भी कोई सुख होगा ही। कल्याणी: तुमने दुनिया की कोई बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसीलिए ना कि जानते हो इसे कहीं ठिकाना नहीं, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है, या और कुछ। जहाँ कोई बात नहीं, बस सिर को हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ, तुम और भी दबाते हो। मुफ्त खोर, माल उड़ाए कोई मुँह न खोले, शराब कबाब में रुपए लुटे कोई जवान ना हिलाए। वे मारे काटे मेरे बच्चों के लिए बोए जा रहे हैं। उदय भानु: तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी: तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय भानु: ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी: तो ऐसी स्त्रियां भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानु: मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। तो आप अपना घर संभालिए, ऐसे घर को मेरा दूर ही से सलाम, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना मेरा भी, इससे जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे, मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे मारो या जियाओ, ना आंखों से देखूंगी ना पीड़ा होगी। आंखें फूटी पीट गई। उदय भानु: क्या तुम समझती हो तुम ना संभालोगी, मेरा घर ही ना संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे भी अब भी नरम पड़ जाते तो कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो न हो सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुक कर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं हैं, और न मैं इतनी नीच हूँ कि रोटियों पर जा पड़ूं। तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी: तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए जगह नहीं? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागढ़ को साक्षी दे रही हो। मैं इस घर में कितनी निर्दयता से रात के 11 बज गए। घर में सन्नाटा छा गया। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई और चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर उठ बैठा। माता को देखते हुए बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर ही से खड़ी खड़ी बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। कल्याणी दूर सूर्य, तुम तली दई, मुझे अकेले दल लगता था, तुम क्यों तली दई थी बताओ? यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने का दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी और अपने को रोक न सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रभा से उसका संतृप्त हृदय परिपल्लवित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गईं। अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकारा क्यों नहीं बेटा? सूर्य, पुतालता तो था, तुम थुनती न थी, बताओ अब तभी
न दाऊदी। कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूरभान को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से निकलते ही बालक निशंक होकर के सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पद की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातः काल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जगाएगा? बेचारे कौड़ी के दिन 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खरी कोटी, घुड़की, झिटकी, सब तुम्हारे लिए सहूंगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। ओह, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुझसे निकलनी मुश्किल। जब मैं इनका गुलाम होकर रहूं तो घर में अकेली रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाए। जला करती है, मानती है कि किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुझसे निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूँ ऐसे ही जली कटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ कोई भी पूछेगा? अभी अब सब आवभगत करते हैं। जब जाकर सिर पर जाएगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोते हुए जाएगी, वह रे घमंड। सोचती हूँ मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को चला जाऊँ तो मालूम हो जाएगा। सारी सेखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इसका घमंड तोड़ ही दूँ, जरा वैधव का मजा भी चखा दूँ। ना जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है, मुझे यूँ कोसने लगत। मालूम होता है प्रेम इन्हें छूट नहीं गया। यह समझती है यह घर में इतना चिमटा हुआ कि चाहे जितना कोसू टलने का नाम ना लेगा। यही बात है। पर यहाँ संसार के चिमटे वाले जीव नहीं। जहन्नुम में जाए यह घर, जहाँ ऐसे प्राणियों में पाला रहे। घर है या नरक? आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूँ। जब देख लूँगा उसका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊँगा। 4-5 दिन की काफ़ी होंगे। लो, तुम भी याद करोगी, किसी से पाला पड़ा था। यह सोचते ही वो बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए और अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा। छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा, उसके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दयी सूत्रधार किसी अगम गुप्त पर स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति का आतंक जमा रखा है। सद्वृत्तियाँ मुँह छिपाए पड़ी थीं और कुवृत्तियाँ विजय गर्व से इतलाती फिरती थीं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचर रहे और नगरों में नर पिशाच गलियों से मर्राते फिरते थे। बाबू उदयभान लपके हुए गंगा की ओर जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो गया। कोई कुर्ते की जेब में था, पता लगने से कोई दिक्कत न हो सकती। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यह सोच बाबू साहब गलियों में चले गए आ रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में मुड़ते उसी तरफ आदमी भी मुड़ता। तब बाबू साहब को शंका हुई, यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा भागा हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। यह वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी लिए रखे चला जाता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस डाक खाने का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और बदमाश को 3 साल की सजा हुई थी। सभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा है। कल ही वह छूट कर आया था। आज देवात साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा यह इनसे दाव चुकाने का अच्छा मौका है।
ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिला। तुरंत पीछे आ लिया और वार करने की घात में ही था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने झपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों, किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी हष्टपुष्ट आदमी थे, दिल के कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, शायद मन नहीं भरा अपनी 7 साल को जाओगे। मतई, मैं 7 साल को जाऊं या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर सर रखकर कसम खाओ कि किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो मंजूर? उदयभानु, तेरी शामत तो नहीं आई है? मतई, सामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम एक? उदयभानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, 2। हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3। मुंह में 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के लिए सिर पर लाठी ऐसा तुला हाथ पड़ा कि अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुझसे इतना ही निकला, हाय राम। अब इसके आगे का भाग आगे सुनते हैं। इसको सुने, इसमें जो खामियां या जो अच्छाइयां हैं वो हमें अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद।